इस वीडियो में हम आपके लिए 2023 की सुपरहिट मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म शकरा की जबरदस्त कहानी लाए हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ भिखारी बच्चे कियाओ फेंग के मार्शल आर्ट्स कुंफू का मास्टर बनने और फिर उसके जीवन का एक रहस्य दुनिया के सामने आने के बाद कैसे उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़कर उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचते हैं। अकेले पड़े कियाओ फेंग का साथ देती है एक लड़की। तो ऐसा कौन सा राज था कियाओ का और क्या कियाओ उन सबसे अकेले मुकाबला करके अपने खिलाफ हुई इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें। फिल्म में कियाओ फेंग का रोल किया है यिप मैन मूवी के एक्टर डॉनी येन ने। तो अगर आपने यिप मैन या आईपी मैन मूवी देखी है और आप एक्शन मार्शल आर्ट्स फिल्म पसंद करते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 11वीं सदी के चीन को दिखाया जाता है, जहां दो दुश्मन राज्य सोंग और खितान अक्सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे। इन दोनों राज्य की लड़ाई का फायदा उठाकर तबाह हो चुका एक तीसरा राज्य यान का बचा हुआ शासक मुरांगफू अपना साम्राज्य फिर से स्थापित करने की चाल चल रहा था। इसी उथल पुथल के बीच एक दिन सोंग राज्य के एक गरीब किसान को अपने दरवाजे पर एक लावारिस नवजात शिशु मिलता है। गरीब होने के बाद भी वो किसान पति पत्नी उसका अच्छे से पालन पोषण करते हैं और उसको अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार देते हैं। वो उसको क्याओ फेंग नाम देते हैं। क्याओ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो बहुत ही नेक दिल होता है और मेहनत और ईमानदारी से वो कुंफू मार्शल आर्ट्स की काफी कलाएं सीख जाता है। उस समय चीन में मार्शल आर्ट्स नायकों के कई संप्रदाय या गिरोह हुआ करते थे। उनमें सबसे बड़ा गिरोह था भिखारी गिरोह। मार्शल आर्ट्स कला में पारंगत हो जाने के कारण भिखारी गिरोह के लोग कियाओ फेंग को अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। भिखारी गैंग में रहकर अपनी युद्ध कला की कुशलता के कारण बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतकर कियाओ भिखारी गिरोह को और अधिक फेमस और शक्तिशाली बना देता है, जिस वजह से भिखारी गिरोह वाले उसको गिरोह का मास्टर बना देते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक शाओलिन बौद्ध भिक्षु एक सराय में आता है। उसकी बग्घी के पिंजड़े में एक आदमी कैद होता है। भिखारी गैंग की सूचना पर कियाओ वहां पहले ही मौजूद होता है। वो चॉपस्टिक्स फेंककर पिंजड़े से कवर हटा देता है। उस पिंजड़े में डाली राज्य का राजकुमार होता है। वो भ्रष्ट बौद्ध भिक्षु उस राजकुमार की बलि देने के लिए उसको ले जा रहा था। कियाओ उस मॉन्क से कहता है इसको आजाद करके मेरे हवाले कर दो, पर वो भ्रष्ट मॉन्क कहता है वो इसको मुक्ति दिलाने ले जा रहा है। कियाओ कहता है तुम खुद को भिक्षु कहते हो और उसको कैद करके जबरदस्ती मुक्ति दिलाने की बात करते हो, पर वो मॉन्क नहीं मानता और अपने आदमियों से कियाओ पे हमला करने को कहता है। कियाओ और मॉन्क के आदमियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कियाओ मार्शल आर्ट्स का मास्टर होता है और वो अकेले उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। मॉन्क के चेले कियाओ के आगे टिक नहीं पाते। अपने आदमियों को हारता हुआ देखकर अब वो मॉन्क खुद ही मैदान में उतर जाता है और कियाओ से लड़ना शुरू कर देता है। कियाओ और उस ढोंगी मॉन्क में भीषण लड़ाई होती है। मॉन्क भी मार्शल आर्ट्स के कई हुनर जानता था, इसलिए वो कियाओ को लड़ाई में बराबर टक्कर दे रहा होता है। दोनों एक दूसरे पर कभी हमला करते हैं तो कभी बचते हैं। मॉन्क अपनी एनर्जी से अपने हाथ में आग जलाकर कियाओ पर और तेजी से हमला करने लगता है। कियाओ उसके हमलों से बचकर अपनी मार्शल आर्ट्स की 18 ड्रैगन हथेली शक्ति से हमला करके उस मॉन्क को हरा देता है। जिसके बाद कियाओ अपने गिरोह के लोगों के साथ अपनी गिरोह मंडली के पास वापस लौट जाता है। वहां जंगल में भिखारी गिरोह के 4 मुख्य वरिष्ठ अधिकारी और गिरोह के अन्य मास्टर कियाओ को बताते हैं कि हमारे छोटे मास्टर माँ की हत्या हो गई है। माँ की पत्नी कियाओ पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रमुख सदस्यों को एक पत्र दिखाती है, जिसमें लिखा था कियाओ उसको जान से मार देगा, क्योंकि जब कियाओ को पता लगेगा कि उसका जन्म हमारे राज्य के दुश्मन राज्य खितान राज्य में हुआ था और उसका पालन पोषण यहाँ सोंग राज्य में किया गया, तो वो हमारे भिखारी गिरोह को भी तबाह कर देगा। भिखारी गिरोह का एक बुजुर्ग सदस्य इस बात की पुष्टि करता है कि कई साल पहले सोंग राज्य के सिपाही एक पहाड़ी पर खितान सिपाहियों से लड़ने गए थे, पर वहां उन्होंने गलती से एक खितान पति और पत्नी को मार डाला। उनके साथ एक नवजात शिशु भी था। उस समय सोंग सेना में भिखारी ग्रुप की तरफ से लड़ रहे मास्टर वांग ने उस बच्चे को लेकर किसान के यहाँ रख दिया और बड़े होने पर उसकी प्रतिभा देखकर उसको भिखारी गिरोह में शामिल कर लिया। कियाओ कहता है अगर मेरा जन्म खितान
खितान जनजाति में हुआ भी था तो भी मैं यहीं पला बढ़ा हूँ। मैं हमेशा सोंग राज्य के लोगों और भिखारी ग्रुप के लोगों के लिए वफादार रहा हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया है तुम लोगों के लिए। मैंने भिखारी ग्रुप को सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बना दिया और इस पत्र से ये साबित नहीं होता कि छोटे मास्टर की हत्या मैंने की है, लेकिन ग्रुप के 4 वरिष्ठ और अन्य सदस्य ये जानकर कि कियाओ खितान जनजाति का है उस पर शक करने लगते हैं और उसका साथ छोड़ देते हैं तथा माँ की पत्नी और बाकी लोगों के झूठे आरोपों को आधार बनाकर वो लोग मास्टर के पद से हटा देते हैं। अब वो 4 मास्टर उसको सजा देने की बात कहते हैं, पर कियाओ जिसने कि कोई गुनाह नहीं किया था, इन झूठे आरोपों पर वो एक चाकू लेकर 4 वरिष्ठ सदस्यों की ओर से खुद ही खुद को सजा देते हुए खुद को 4 बार चाकू मार लेता है और कहता है उसने पूरी जिंदगी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से यहाँ के लोगों का साथ दिया, पर सिर्फ मेरा जन्म किसी और गिरोह में होने की वजह से मुझ पर हत्या का आरोप लगाना अन्याय है। माँ की पत्नी कियाओ को जान से मारना चाहती है, पर कियाओ वहां से चला जाता है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर मुरांग परिवार के वर्तमान शासक मुरांग फू अपनी नौकरानी एजू को ये सब घटना दिखा रहा होता है और फिर वो उसको शाओलिन मंदिर जाकर एक ग्रंथ चुराने के लिए कहता है। उधर कियाओ भिखारी संप्रदाय छोड़ने के बाद अगले दिन अपने गोद लिए हुए माता पिता के घर पहुंचता है। वहां घर के अंदर उसके माँ बाप का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जब वो उनकी लाश के पास जाता है तभी वहां गांव के 2 लोग आते हैं और कियाओ से कहते हैं तुमने अपने माँ बाप को मार डाला क्योंकि तुम एक खितान हो, तुम्हारे बारे में अफवाह सच है कि तुम लोगों की हत्याएं करते हो। कियाओ को उन पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहां से अपने मास्टर से मिलने शाओलिन मंदिर चला जाता है और अपने मास्टर से कहता है मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि क्या मैं सोंग जनजाति का हूँ या खितान। मास्टर का उत्तर ना पाकर जब वो उन्हें छूकर देखता है तो वो पहले ही मर चुके होते हैं। कियाओ की समझ में नहीं आता कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। तभी वहाँ एक आदमी कियाओ को मरे हुए मास्टर के पास देखकर चिल्लाते हुए भागता है कि उसने मास्टर को मार डाला। कियाओ वहाँ से भागता है, तब तक मंदिर के लड़ाके और अन्य अधिकारी वहाँ आ जाते हैं और कियाओ को खोजने लगते हैं। कियाओ उस चिल्लाकर भागने वाले आदमी को पकड़ लेता है। तब तक बाहर लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है कि मंदिर की पवित्र पांडुलिपि चोरी हो गई है। कियाओ उसको झकझोरता है जिससे वो पांडुलिपि उसके कपड़ों से निकलकर नीचे गिर पड़ती है। तब तक वहां मंदिर के मास्टर और बाकी लड़ाके आ जाते हैं, जिनके साथ वो 2 लोग भी थे जिन्होंने कियाओ के घर पर उसके माता पिता को मरा देखकर कियाओ को उनकी हत्या का जिम्मेदार बताया था। वो दोनों मास्टर से कहते हैं कियाओ ने उस दिन अपने माता पिता को मारा और आज अपने मास्टर को भी मार डाला। कियाओ के पास पड़ी मंदिर की पांडुलिपि देखकर वो लोग कहते हैं कि ये भी कियाओ ने ही चुराई है। कियाओ उनसे बताता है कि वो यहाँ शाओलिन मंदिर में किसी को चोट पहुंचाने या नुकसान करने नहीं आया। ये सब मेरे खिलाफ अफवाह और साजिश है और ना ही मैंने ये पांडुलिपि चुराई है। ये इस चोर ने चुराई थी और वो पांडुलिपि मंदिर के दूसरे मास्टर को दे देता है। पर फिर भी उन लोगों को तसल्ली नहीं होती और वो शाओलिन मास्टर अपनी वज्र शक्ति से कियाओ पर हमला कर देता है। कियाओ अपनी एनर्जी से उसकी शक्ति को रोकता है और उसे दूर ढकेल देता है, पर वो चोर वज्र की शक्ति से झटके से गिरकर घायल हो जाता है, जिससे चोर का नकाब उतर जाता है और उसका लड़की वाला चेहरा सामने आ जाता है। अब कियाओ उस घायल लड़की को उठाकर उस पर हमला करने वाले लोगों से लड़ता है और फिर वहां से उस घायल लड़की को लेकर निकल जाता है। वो वहां से जाकर एक झोपड़ी में उस लड़की एजू को अपनी अंदरूनी शक्ति का प्रयोग करके ठीक करने की कोशिश करता है। एजू को होश आ जाता है तो कियाओ उससे बताता है कि तुम शाओलिन मास्टर की वज्र शक्ति से बुरी तरीके से घायल हो गई थी, पर मैंने अपनी इकट्ठा की हुई ऊर्जा शक्ति से तुम्हारी जान बचाई। कियाओ उसको खाने के लिए बन और पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। अगली सुबह एजू की हालत बहुत खराब होने की वजह से कियाओ उसको इलाज कराने के लिए एक बग्घी में लेकर वैद्य जू के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एजू बेहोश हो जाती है तो कियाओ फिर से अपनी ऊर्जा शक्ति देकर उसको होश में लाता है और वहीं रास्ते में रुककर उसको कुछ खाने के लिए देता है। अब एजू कियाओ से बात करते हुए बताती है कि वो मुरांग परिवार की नौकरानी है और उसके मालिक फू ने उससे कहा था कि अगर मैं मंदिर से वो खुफिया पांडुलिपि चुरा लाऊंगी तो वो मुझे मेरे असली माता पिता के बारे में बताएगा, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, अपने माँ बाप से मिल सकूं इसलिए मैंने वहाँ चोरी की। कियाओ को एजू और अपनी जिंदगी एक जैसी लगती है, क्योंकि कियाओ को भी उसके असली माता पिता का पता नहीं था, इसलिए कियाओ उससे कहता है कि तुम एक दिन अपने माँ बाप से जरूर मिलोगी। फिर कियाओ एजू से पूछता है कि सब लोग मेरे बारे में जो कुछ कह रहे हैं क्या तुम उस पर यकीन करती हो। एजू कहती है कि नहीं, लोग तुम्हारे बारे में कोई भी अफवाह उड़ाए, पर मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। कियाओ कहता है तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसने मुझ पर भरोसा किया। इसके बाद एजू की हालत और अधिक बिगड़ने की वजह से कियाओ उसको वैद्य जू के पास पहुंचाने के लिए वहां से जूजियान के लिए निकलता है, लेकिन जूजियान में कियाओ को मारने के इरादे से विभिन्न समुदाय के योद्धा भिखारी गैंग
के मास्टर और लड़ाके तथा शाओलिन मॉन्क्स इकट्ठा हुए होते हैं। जब कियाओ वहां एजू को लेकर पहुंचता है तो वहां इकट्ठा सभी लोग और माँ की पत्नी उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कियाओ उन सबसे कहता है कि मैं यहाँ इस बीमार लड़की का वैद्य जू से इलाज कराने के लिए लाया हूँ, ना कि लड़ने, और मैंने कोई हत्या नहीं की है। ये सब मेरे बारे में अफवाह और साजिशें हैं। अब माँ की पत्नी कियाओ से कहती है, तुमने मेरे पति को मारा, आज ये सब तुम्हें मारकर मुझे न्याय दिलाएंगे। भिखारी गैंग का एक बुजुर्ग कहता है कि कियाओ ने माँ को मारा था, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस पर बाकी लोग उस बुजुर्ग पर भड़क जाते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि लगता है तुम कियाओ के साथ मिले हुए हो। तब तक वहां वैद्य जू पहुंच जाता है। कियाओ उनसे कहता है, ये लड़की शाओलिन मास्टर की वज्र शक्ति से घायल हो गई है, मैं इसको यहाँ इलाज के लिए लाया हूँ। जू कहता है, तुम खितान और गद्दार हो, तुमने हत्याएं की हैं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? कियाओ कहता है, आप सबकी दुश्मनी मुझसे है, उसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं। वैद्य कहता है, अगर तुम इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हो तो मैं इसका इलाज करूंगा, पर इसके लिए तुम्हें खुद को इन लोगों के हवाले करना होगा ताकि ये लोग तुम्हें मारकर शांति और न्याय स्थापित कर सकें। कियाओ उनकी ये शर्त मान लेता है और वैद्य लड़की का इलाज करने उसको अंदर ले जाता है। अब अंदर सभागार में कियाओ उन सबके सामने खड़ा होता है। कियाओ कहता है, मैंने पूरा जीवन अपने गिरोह और सॉन्ग लोगों की भलाई के लिए लगाया, पर आज मैं तुम सबके लिए दुश्मन बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ जो मुझे मारना चाहते हैं वो आगे आए और मारने से पहले मेरे साथ ये शराब का प्याला पिएं। उसको मारने के लिए अब उनमें से एक एक करके कई लड़ाके और मास्टर्स आगे आते हैं, जिनमें माँ की पत्नी कांगमिन भी होती है। वो सब प्याला पीकर एक एक करके कियाओ के द्वारा किए गए अच्छे कामों का वहाँ जिक्र करते हैं और आखिरकार वो लोग कियाओ को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। कियाओ एक एक करके उनको मारने लगता है। अकेले कियाओ को मारने के लिए वो लोग उस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, पर कियाओ उनके हमलों से बचता हुआ उनको अपने मार्शल आर्ट से मुंहतोड़ जवाब देता है। कियाओ के जवाबी हमले से उन लोगों में उथल पुथल मच जाती है। अब उसके भिखारी गैंग के मास्टर ही उसके खिलाफ इकट्ठे लड़ने आ जाते हैं। उधर एजू को कांगमिन के आदमी पकड़कर मारने लगते हैं। कियाओ अपने गिरोह के लोगों पर हमला नहीं करता, बल्कि उनके हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कियाओ की जान लेने पर उतारू होते हैं। इसलिए कियाओ उन पर अपने ऊर्जा शक्ति से हमला करके उन्हें गिरा देता है और फिर अपनी ड्रैगन शक्ति का प्रयोग करके उनको दूर उछाल फेंकता है। ये देखकर वहां आए हुए बाकी संप्रदाय के लड़ाके कियाओ को मारने के लिए एक चक्रव्यूह बनाते हैं ताकि उस चक्रव्यूह में घेरकर वो कियाओ को मार सकें। चक्रव्यूह के अंदर वो लोग कियाओ को घेरकर उस पर हमला करने लगते हैं, पर कियाओ अपने युद्ध कौशल और शक्ति से चक्रव्यूह पर हमला करके उनको तितर बितर कर देता है और एक एक को मारने लगता है, जिससे वो सब मिलकर अकेले कियाओ को चारों ओर से घेरकर उस पर चढ़ जाते हैं और उनमें से दो लड़ाके बीच में अपने भाले घुसाने लगते हैं ताकि कियाओ वहीं बीच में मर जाए। पर कियाओ अपने बाहुबल से उन सबको दूर उछाल फेंकता है। कियाओ को हार ना मानता देख और उसके आगे किसी को ना टिकता हुआ देख मानकिंग एजू के गर्दन पर चाकू लगाकर कियाओ से कहती है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं एजू को मार दूंगी। ये देखकर कियाओ उससे लड़ रहे लड़ाकों को मारते हुए उनकी भीड़ को तितर बितर करते हुए एजू को बचाने आगे बढ़ता है और एजू को पकड़े लोगों को घायल कर देता है। पर जैसे ही वो एजू को संभालता है तभी वैद्य जू पीछे से आकर कियाओ को एक ऐसा चाकू मारता है जिससे कियाओ अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता और वहीं गिर जाता है। उसको घायल देखकर एल्डर बाय भी कियाओ के पेट में भाला घुसा देता है। कियाओ किसी तरह से वो भाला निकालता है और उन सबसे शक्ति ना होने के बावजूद लड़ने के लिए खड़ा होता है। ये जानकर कि अब कियाओ बुरी तरह जख्मी है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, वो सब कियाओ को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। घायल और कमजोर कियाओ बिना शक्ति के उन सबसे लड़ता है। आखिरकार जब वो लोग कियाओ को एकदम से मार डालने वाले होते हैं कि तभी वहां एक नकाबपोश आदमी आकर उनके ऊपर छत का हिस्सा गिरा देता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। पर नीचे दबे कियाओ को लेकर वो नकाबपोश वहां से चला जाता है। कांगमिन एजू को जान से मारने वाली होती है कि वैद्य उसको रोक देता है और कहता है अगर ये जिंदा रही तो कियाओ इसको बचाने यहाँ जरूर वापस आएगा। उधर वो नकाबपोश कियाओ को एक पहाड़ी पर ले जाकर उसको अपनी शक्ति से ठीक करने की कोशिश करता है। इधर मोरोंग के महल में मोरांगफू अपने डूब चुके यान राज्य को फिर से ऊंचाई पर ले जाने की शपथ लेता है। दूसरी ओर होश में आने पर कियाओ उस नकाबपोश का शुक्रिया अदा करता है। नकाबपोश कियाओ से कहता है एक खितान होकर तुमने एक सॉन्ग महिला के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? कियाओ कहता है शायद मुझे जन्म देने वाले माता पिता अच्छे इंसान रहे होंगे। वो नकाबपोश कहता है हाँ, तुम्हारे असली पिता जियाओ एक अच्छे इंसान थे। अब कियाओ उनसे पूछता है कि मेरे असली माता पिता के बारे में तुम कैसे जानते हो और मैं उनके बारे में कैसे पता कर सकता हूँ? पर वो कुछ जवाब नहीं देता और उड़कर वहां से चला जाता है। इधर ठीक हो चुकी एजू वैद्य जू का रूप रखकर वहां के रक्षकों को चकमा देकर उनको बाहर भेज देती है और जू के पेट में चाकू से वार करके उसकी मेडिकल स्टोर को
आग लगाकर वहां से फरार हो जाती है। कहानी में आगे मोरोंग फू कियाओ से मिलकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर सोंग लोगों के खिलाफ लड़ो और हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे और यान साम्राज्य को फिर से स्थापित करेंगे। पर कियाओ सोंग लोगों के खिलाफ लड़ने और फू का साथ देने से मना करते हुए कहता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। कियाओ वहां से येमन दर्रे पर चला जाता है जहां पहाड़ी पर खितान भाषा में उसके असली माता पिता की मौत का जिक्र होता है। तब तक वहां एजू भी पहुंच जाती है। एजू कियाओ को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो जीवन भर उसके ही साथ रहना चाहती है। कियाओ कहता है कि जब यहाँ सब कुछ सुलझ जाएगा तो हम दुनिया के झंझटों से दूर किनारे पर जाकर खेती करेंगे और मवेशी चराएंगे। एजू भी इस पर हामी भरती है। एजू कांगमिन और एल्डर बाई से साजिश का पता लगाने के लिए कांगमिन का रूप रखती है और एल्डर बाई से मिलती है। एल्डर बाई और कांग का अफेयर चल रहा होता है। एल्डर बाई कांग के रूप में आई हुई एजू को बताता है कि मैंने डाली किंगडम के राजा डुआन के कहने पर छोटे मास्टर माँ को मार डाला और इल्जाम कियाओ पर डाल दिया। वो ये भी बताता है कि आज किंग डुआन यहाँ पास के झील में आएंगे। जिसके बाद एजू वहां से अपना मिंग वाला चेहरा उतारकर कियाओ के साथ राजा डुआन को मारने के लिए निकल पड़ती है। इधर एल्डर बाई अब असली कांगमिन के पास जाता है और कहता है हमारा प्लान कामयाब हो गया, आज कियाओ राजा डुआन को मार देगा। दरअसल मिन और एल्डर को ये पहले ही पता लग गया था कि एजू मिंग का रूप रखकर आई हुई है, इसलिए उसने कियाओ द्वारा डुआन की हत्या कराने के लिए उससे झूठ बोला कि डुआन के कहने पर उसने छोटे मास्टर माँ को मारा था। पर सच तो ये था कि कांगमिन ने एल्डर के साथ मिलकर अपने पति माँ को खुद ही मारा था और इल्जाम कियाओ पर लगा दिया था ताकि भिखारी गिरोह को बर्बाद कर सके। कियाओ एजू के साथ उस झील के पास पहुंच जाता है जहां राजा डुआन अपनी पहली पत्नी और बेटी से मिलने आए हुए थे। डुआन की बेटी अपने पिता से बहुत नाराज होती है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया था। राजा कहता है कि वो यहाँ अपनी गलती सुधारने आया है, पर उसकी बेटी एजी उससे बहुत नाराज होती है और वो उन पर जानलेवा हमला करती है। लेकिन कियाओ उसके हमले को विफल करते हुए राजा को बचा लेता है। राजा कियाओ को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है आज समारोह के लिए मैं तुम्हें निमंत्रित करता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या अफवाह उड़ाते हैं। वहां रुकने पर एजू को राजा और उसकी पहली रानी की बात सुनकर ये पता लगता है कि रानी की एक और बेटी थी जिसे उसने किसी को दे दिया था क्योंकि राजा ने उस समय रानी को छोड़ दिया था। राजा ये सुनकर अपनी उस बेटी की खोज करने के लिए कहता है। अब एजू ये जान जाती है कि ये राजा रानी ही उसके असली माता पिता हैं। रात में कियाओ नाव पर उससे मिलने आए हुए राजा डुआन पर जान से मारने के लिए हमला करता है। डुआन नदी में गिर जाता है और उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो एजू थी। कियाओ उसको नदी से निकालकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। घायल एजू बताती है कि राजा ही उसके असली पिता हैं और उनको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान है। अब कियाओ एजू को राजा रानी के पास ले जाकर उन्हें बताता है कि ये आपकी बेटी है और आपके धोखे में मैंने गलती से इसे मार दिया क्योंकि एल्डर ने इससे कहा था कि आपके आदेश पर ही उसने छोटे मास्टर की हत्या करके इल्जाम मुझ पर डाल दिया था। राजा कहता है कि मैंने कभी कोई ऐसा आदेश दिया ही नहीं था, ऐसा लगता है एल्डर ने तुमसे मेरी हत्या करवाने के लिए तुमसे झूठ बोल के ये साजिश रची। एल्डर की साजिश की वजह से एजू के उसके हाथों मौत होने से कियाओ बहुत गुस्से में होता है। वो एल्डर बाई को मारने निकल पड़ता है। एल्डर के पास पहुंचने पर एल्डर उससे बताता है कि ये प्लान मोरांग फू का था कि सोंग और डाली साम्राज्य को आपस में लड़ाकर खत्म कर दिया जाए ताकि यान साम्राज्य का फिर से उदय हो सके। तब तक एजी कांगमिन को वहां घसीट कर लाती है और कहती है इसी औरत की साजिश की वजह से मेरी बहन एजू मारी गई। कियाओ मिन से कहता है तुमने माँ भाई को क्यों मारा और तुमने भिखारी गिरोह के साथ इतना गलत क्यों किया। मिन बताती है जब मैं 14 साल की थी तब से माँ ने मेरी इज्जत लूट ली। तुमको छोड़कर भिखारी गैंग के कई लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने योजना बनाई और छोटे सेनापति माँ से शादी करके मैंने एल्डर को अपनी खूबसूरती में फंसा लिया, फिर उसके साथ मिलकर माँ को मार डाला और इल्जाम तुम पर डाल दिया ताकि भिखारी गिरोह बर्बाद हो जाए। एजी कहती है तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, इसलिए वो मिन के चेहरे पर एसिड का पाउडर डाल देती है जिससे उसका खूबसूरत चेहरा झुलस जाता है। बदसूरत होने के बाद एल्डर भी उसका साथ छोड़ देता है। बाहर मोरांगफू अपनी सेना लेकर खड़ा होता है। एल्डर उससे कहता है कियाओ यहाँ आ गया है, मैंने आपका काम कर दिया है, उसको मार दो फिर हम दोनों राज करेंगे। लेकिन फू पहले एल्डर को ही मार देता है। उसके बाद उसके सैनिक घर के अंदर तीरों की बौछार कर देते हैं ताकि अंदर कियाओ मारा जाए। अंदर कियाओ तो बच जाता है पर मिन तीरों से मारी जाती है। कियाओ एक लकड़ी के सहारे तीरों को रोक लेता है और फिर उसी को सैनिकों पर फेंक कर हमला कर देता है। कियाओ अपने दिव्य ऊर्जा से उन्हें मारने लगता है। अब
फू उससे लड़ने खुद सामने आता है और दोनों एक दूसरे पर कभी हमला करते हैं तो कभी बचते हैं। फू कहता है या तो यान साम्राज्य के सेवक बन जाओ या मारे जाओ। तब तक एजी भी फू पर तीर से हमला करती है, पर फू अपनी तलवार फेंककर उसे नीचे गिरा देता है। अब एजी फू के सैनिकों से लड़ने लगती है। एजी को मारने आगे बढ़ रहे सैनिकों को कियाओ अपने वार से नीचे गिरा देता है। एजी कियाओ को अपने पिता की तलवार देती है ताकि वो फू से लड़ सके। अपने सैनिकों को पिटता हुआ देखकर फू फिर से वहां आकर कियाओ से लड़ने लगता है। जब कियाओ फू का पीछा करता है तो वो भागता है और ऐसी जगह पहुंचता है जहां फू ने भिखारी गिरोह के कई लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। अब फू अपने तारावज्र शक्ति से हमला करके कियाओ को घायल करके जमीन पर गिरा देता है। बेहोश होते कियाओ को अपने गुरु का ध्यान आता है और वो बिजली की तेजी से उठ खड़ा होता है और एक के बाद एक अपनी सभी शक्तियों के प्रयोग से फू पर ताबड़तोड़ हमले करता है और उसको मरने की हालत में पहुंचा देता है। तब तक वहां बचे हुए भिखारी गिरोह के लोग और एजी आ जाती है, पर कियाओ भिखारी गिरोह के साथ फिर से ना जाकर वहां चला जाता है जहां उसने एजू के साथ जाने का वादा किया था। वो वहीं पर एजू की समाधि बना देता है और जानवरों को चराने लगता है। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।